ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद चैप्टर 1 पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले मेरे बच्चों डाटा की बात हुई थी कि डाटा किसको कहते हैं। ये रेफर करता था रॉ फैक्ट फिगर जो भी हैं, और जैसे इकट्ठा होता था और जिस शक्ल में बड़ा होता है, ये सारा मेरे बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस करनी शुरू की थी इसकी टाइप्स को, कि दो तरह की मेन टाइप्स हैं ओवरऑल। उसके आगे फिर चार सब टाइप्स भी थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जहाँ पे फिगर्स हों, क्वांटिटेटिव जहाँ पे फिगर्स ना हो, क्वालिटेटिव। और फिर क्वालिटेटिव को भी मजीद, क्वालिटेटिव हमने डिस्कस किया था कि जाहिर बात फिगर्स तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा होती हैं। और वो कैटेगरीज ऑफ डाटा मजीद हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था उनको। हमने कहा था कि ये ऑर्डिनल भी हो सकती हैं, नॉमिनल भी हो सकती हैं। और ये इसको याद रखने के लिए कि किस में ऑर्डर होता है, किस में ऑर्डर नहीं होता, तो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनल से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे बड़ी वाज़ेह रैंकिंग होती है, अच्छे से बुरे तक। लेकिन नॉमिनल में रैंकिंग होती है, लेकिन उसमें कोई फर्क ऑर्डर नहीं होता। उसके बाद क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट, जो मान लो कि ना पॉइंट्स में आ रहा हो, जो पॉइंट्स में आ रहा हो उसको कंटिन्यूस डाटा कहते थे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, कैटेगरीज ऑफ डाटा को डिस्कस करना शुरू किया था। और कैटेगरीज ऑफ डाटा के अंदर तीन तरह की कैटेगरीज थी, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी। और मेरे बच्चे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा डाटा होता है जो रोज एंड कॉलम में डिवाइड किया जा सकता हो। इसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, इससे कोई इंसाइट हासिल करना, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हैं, उसके लफ्ज इंसाइट बोलते हैं। तो उसके लिए इंसाइट हासिल करना मेरे बच्चे ये हमारे लिए आसान होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू इसको बिल्कुल अपोजिट कर दें, इसको अनस्ट्रक्चर्ड की, तो वहां पे हमने यही डिस्कस किया था कि जो रोज एंड कॉलम में डिवाइड ना हुआ हो, जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ना हो, और उसको जाहिर बात है कि मेरे बच्चे उसको एनालाइज करना, प्रोसेस करना और उसकी बेस पे इंसाइट हासिल करना इतना आसान नहीं होता। अगरचे ये बहुत ज्यादा डाटा होता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता, लेकिन होता है उसके लिए। याद करें, कल हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, एपीआई वगैरह लेनी पड़ती है, ताकि आप जो भी जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर डाटा है उसको एनालिसिस कर सकें। ले बेटा, उसके बाद मेरे से बड़ी अहम चीजें इनके अंदर मजीद हमने डिस्कस की थी। जब स्ट्रक्चर डाटा को डिस्कस किया था तो उसके यूजर्स डिस्कस किए थे। और यूजर्स के अंदर दो तरह की चीजें हमने डिस्कस किया था कि आपने पढ़ते हुए इसको दो चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो किस तरह का डाटा पाया जाता है किसी इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर उसके यूजर्स क्या हैं, चाहे यूजर्स कह लो, चाहे उसके वो क्यों एसेंशियल है उसके अंदर। और किसी को भी उठा के दे देगा, वो किसी भी को उठा के दे देगा। बस थोड़ी सी कोशिश करना कि, वैसे तो आपको पता चल गया कि रोज कॉलम में डिवाइड किया हुआ डाटा, वो कहीं पे जैसे इंप्लॉयज की डिटेल होती है, सैलरी तुलनी, या जिस चीज की वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मोस्टली मेरे बच्चे उसका रिकॉर्ड हमेशा, जैसे हॉस्पिटल है वहां पे मेरे बच्चे जारी बात है पेमेंट्स भी होती है, तो वो किस शक्ल में पड़ा होगा, वो सारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पड़ा होगा। इंप्लॉयज वहां पे होते हैं, उनकी डिटेल सारी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पड़ी होगी। है इस तरह के बाकी जो रेंट शेंट इस तरह, यानी कि साधा अल्फाज में, वो भी मैंने आपको याद करने के लिहाज से बताया था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ होती है, वो सारी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बच्चे कहीं ना कहीं पाई जाएगी। और उसके अलावा अनस्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि हर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस उस लिहाज से याद रखिए कि जैसे आम तो आप कह देंगे इमेजेस, फोटो, इमेजेस, वीडियोस, जैसे सीएफई की बात करें, हैं यहाँ पे इमेजेस भी हो सकती हैं, यहाँ पे वीडियोस होती हैं, जो ये जो लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, इस तरह के मामला, तो हम कहेंगे यहाँ पे तो वीडियो लेक्चर्स की बात हो रही होगी। लेकिन जब हॉस्पिटल की बात होगी तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे एमआरआई, वहाँ पे एक्सरेज, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जो चीजें, उनकी इमेजेस वगैरह, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। खैर, और मेरे बच्चे इनको ये नहीं कि इनको रट्टा लगाएं या उस तरह, बस ये है कि हर दफा देख के पढ़ें और बार बार रिपीट करें। इंशाल्लाह याद हो जाएंगी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। और अगर खुदा ना खासा आपको याद ना हो रही हो तो फिर समझ लीजिएगा किसी को भी नहीं हो रही, तो रौला ही मुक्का, फिर सारे बराबर होंगे वहां पे। हैं? ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस था ना। हाँ। ले बेटा, किधर गया? आज हमने डिस्कशन है सेमी स्ट्रक्चर है। अच्छा, माधव, मुझे लगा था कि शायद हमारा कंप्लीट होगा। लॉ फॉर्म्स हो गया था, टेलीकॉम हो गया था, अब मीडिया इंडस्ट्री मेरा ख्याल है ये रहता है। ये रहती है ना। हाँ, ले बेटा, ये जरा रह गए थे जो अनस्ट्रक्चर, इसके तो जरा देख लीजिएगा।
मीडिया इंडस्ट्री में, अच्छा जब मीडिया की बात होगी तो आपने दिमाग में रखना है कि इसमें किस तरह की मीडिया की बात होगी। जितने न्यूज़ चैनल हैं इसमें ये भी आ जाएगा, जहाँ पे आप ड्रामे देखते हो वो भी आ जाएगा, और जहाँ पे आप फिल्में देखते हो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये सारे, इनको दिमाग में रखे फिर आप इसको मीडिया पढ़ना है। अगर खाली आप ये देखेंगे मीडिया आ गया, मीडिया आ गया, न्यूज़ चैनल्स को ही मीडिया कहते हैं, तो फिर दिक्कत होगी इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें जिस तरह की वो चीज़ें होंगी तो फिर वो जाहिर बात है उसको समझना भी है। कहता है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन सा अनस्ट्रक्चर डाटा होगा। कहता है कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, सोशल मीडिया कंटेंट। अक्सर आपको पता है कि डिफरेंट तरह की फलाने बंदे की वॉइस कॉल या फलानी तरह की चीज़ें मीडिया लीक शीक भी करता रहता है। खैर वैसे भी वहाँ पे वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, सोशल मीडिया कंटेंट एंड व्यूअर कमेंट्स, ये सारी यही चीज़ें होती हैं, और बड़ी औखी चीज़ थी है। लेकिन आगे थोड़ा सा देखिएगा, कहता है कि दिस डाटा हेल्प्स इन कंटेंट रिकमेंडेशन। अब देखो मेरे बच्चे, ये जितनी वहां पे सोशल मीडिया कंटेंट होंगे, व्यूअर कमेंट्स होंगे, ये मेरे बच्चे उनको हेल्प करेगा किस चीज में, कंटेंट रिकमेंडेशन में। अब कंटेंट कौन सा, देखो जैसे हम, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देख रहे होते हो, आपने एक खास तरह की कोई फिल्म देखी, उसके बाद वो आपको साथ ही रिकमेंड करना शुरू कर देगा कि क्योंकि आपने इस तरह की हिस्टोरिकल, इस तरह की कोई एक्शन या इस तरह की कोई फलानी आपने मूवी देखी है, तो उस तरह की ये भी है, तो आप शायद इसको भी पसंद करेंगे। तो ये उसी बेस पे मेरे रिकमेंड कर सका, क्योंकि आपके वहां पे उन्होंने वो देखा कि आपने किस मूवी को देखा है, तो सारा उनके पास डाटा होता है। और मार्केटिंग मेरे बच्चे, जाहिर बात है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो मार्केटिंग से रिलेटेड भी है, और मार्केटिंग किस चीज़ की करनी है, जाहिर बात है उस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे जिसको लोग पसंद करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मेरे से होता है ना कि बात का एक मूवी रिलीज होने जा रही होती है, और जब वो मूवी रिलीज होती है तो उसका ट्रेलर या ट्रीजर जारी होता है। वो ट्रेलर या ट्रीजर के अंदर बड़ी जो काम काम की चीजें हैं ना, उसके अंदर लाके वो आपको दिखाते हैं। ये नहीं कि वो पूरी की पूरी वो मूवी ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि ना भैया ये फिल्म देखने वाली है, तो उस तरह की चीजें बीच में से निकाल के वो आपको वो शेयर करते हैं। खैर इसी बेस पे वो कहता है कि वो मार्केटिंग, लोग किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। इस तरह की मार धाड़ वाली कोई मूवी आ रही है तो उसमें से सिर्फ जो जहां जहां पे कोई थोड़ी बहुत मार धाड़ होगी, उस तरह की चीजें उठा के उसको वो मार्केट करेंगे। खैर और खाली यही नहीं होता मेरे बच्चे, इसमें मार्केटिंग और भी लिहाज होता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, हम पोस्ट बूस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर। अब हमें बताया जाता है, उसमें चेक किया जा रहा होता है कि अगर इस टाइम पे अगर आप बूस्ट करेंगे तो इतने लोग इस पोस्ट को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ज्यादा टाइम होता है, जो मोस्टली जो टाइम होता है जिसमें हम पोस्ट बूस्ट करें, जिससे से ज्यादा ऑडियंस कवर हो, वो होता है कोई 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद, या शाम को कोई 5-6 बजे के राउंड, यानी कि 5-6 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके आगे पीछे जाहिर बात है लोग, इतनी ऑडियंस एक्टिव नहीं होती सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह की मेरे बच्चे ये भी, क्योंकि पता होता है वहां पे किस लम्हे लोग ज्यादा ऑनलाइन बैठे होते हैं। और ये जो ग्रुप्स वगैरह अगर आप में से किसी ने बना रखा है, अब तो ग्रुप्स के ऊपर भी लिखा आ रहा होता है वहां पे, जहाँ पे मेंबर्स आ रहे होते हैं उसके नीचे ही एक लिखा होता है कि इस वक्त कितने एक्टिव ग्रुप मेंबर बैठे हुए हैं इसके अंदर, आप किसी में जाएं तो आपको बता दें। खैर, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस। और इससे मेरे बच्चे देखते हो, जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो या कोई इस तरह का कोई क्लिप चल रहा हो, तो अक्सर आप देखते हो उसके ऊपर जरा कर्सर लेकर जाए ना, तो वहां पे उसका एक पूरा ग्राफ बनता है, पूरा ग्राफ बनता है। और अक्सर जाके वो जो ग्राफ है वो किसी जगह पे वो ऊपर गया है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई इस तरह की बात है जहाँ पे लोग इस लम्हे यहाँ पे आके उस जो भी वहां पे कोई सीन होगा उसको ज्यादा देख रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे इस तरह लोगों की प्रेफरेंसेस का भी आइडिया हो जाता है कि लोग इसमें किस तरह की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे। तो खैर इसमें ये नीचे तरह थोड़ी सी चीज़ें दे भी रखी हैं कि जैसे यहाँ पे बात हुई थी कंटेंट रिकमेंडेशन की, वैसे ही नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जैसे हमने देखा कि एक दफ़ा आप कुछ चीज़ें देख लें, उसी तरह की चीज़ें आपको फिर वो रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। और मार्केटिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हैशटैग चल रहे होते हैं, जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है कि लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या चाहते हैं। और खाली यही नहीं मेरे अच्छे, जैसे हमने डिस्कस किया था कल, एपीआई वगैरह यूज़ करके लोग वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी चीज़ ज़्यादा डिस्कस हो रही है उसके लिहाज से अपनी जो एड्स हैं, जो भी ये कंपेन शुरू करते हैं, वो उसी बेस पे शुरू करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस का हमने डिस्कस किया था कि एनालाइज व्यूअर कमेंट्स ऑन न्यू क्लिप्स टू सी विच टॉपिक्स स्पार्क मोस्ट इंटरेस्ट। आप देखो ना, हम अगर मीडिया की बात करें, अ, ये जो खास तौर पे न्यूज़ चैनल है, अब तो उनको कोई देखता नहीं, लेकिन क्यों नहीं देखता मेरे बच्चे, क्योंकि वहां पे जो भी चीज शेयर की जा रही है वो लोगों की पसंदीदा है ही नहीं। लोग चाहते हैं कि कोई वहां पे, अज्यूम कर लो कोई इमरान खान जैसा बंदा आके बैठा हो, वो इंटरव्यू दे रहा हो, तो हम उसको सुने भी। ये सारे वाहियात बेशरम बेगैरत लोग, इनको हमने क्या सुनना है? सारा दिन सुबह से लेके शाम तक बैठ के पता नहीं क्या बकवास करते हैं, मुल्क के क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं क्या बता रहे होते हैं कि यानी कि टोटली डिफरेंट, यानी कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है उस तरह की बात आपको हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल जो भी हैं उसके अंदर नजर ही नहीं आती। तो लोगों ने उनको देखना बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कोई मसाला ढूंढते रहते हैं, है कोई ना कोई मसाला इस तरह का ढूंढते रहते हैं ताकि लोग, आप देखो ना, खुदा ना खासा जब वो अक्सर ये जो फेसबुक के ऊपर इधर उधर आपको कहीं कोई तस्वीर नजर आ रही होती है कि जैसे कल
आप भी मूवी देखते होंगे, मैं भी नहीं देखता हूँ, जो भी है कभी कभी आप देख भी लेते होंगे। और वहां पे एक केजीएफ का जो हीरो है, केजीएफ मूवी जो सीरीज है उनकी, उसके साथ एक और भी अदाकार था, उसकी तस्वीर लगा के उसके साथ जो साथी अदाकार था उस फिल्म के अंदर, उसकी तस्वीर लगाई हुई मीडिया में, और साथ लगा हुआ कि केजीएफ का जो मशहूर अदाकार है वो चल बसा। अब उसको पता है कि लोग इस तरह की चीज को पसंद करेंगे, लोग चाहेंगे कि अब देखो इन दोनों में से मरा कौन है। या तो एक उसी बंदे की तस्वीर लगा दो, उनको कहते हैं भाई यार नहीं रहा, पर नहीं, उसको क्लिक करवाना है ताकि लोग, अब देखिए इस तरह की चीज फिर आगे जाके लोग उसको चेक करते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं अपने वो लिंक को क्लिक करवाने की, अदरवाइज तो जाहिर बात है कि लोग लिंक को क्लिक नहीं करते। खैर, लेबड़ा उसके बाद मैन्युफैक्चरर यूज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फ्रॉम सेंसर लॉग्स। ये पढ़ेंगे आगे जाके मेरे बच्चे कि बड़ी सारी डिवाइसेस होती हैं, बड़ी सारी मशीनें लगी होती हैं वहां पे, उनमें सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे ये एसी लगा हुआ है इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ये जो रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर के पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं, या मोटरसाइकिलें, या बाकी ये जितने भी अप्लाइंसेस आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ये सारी मैन्युफैक्चर की जाती है। और जब ये मैन्युफैक्चर की जाती है मशीनों के जरिए की जाती है, ये नहीं कि इंसान मैन्युफैक्चर करते हैं उसको। जब वो मशीनों के जरिए मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं मशीनों के अंदर भी, जो उसकी वाइब्रेशन को देख रहे होते हैं कि इस वक्त कितनी वाइब्रेशन है इस मशीन के अंदर। अगर वो खास उससे ज्यादा हो तो पता चल रहा था कि मशीन खराबी पैदा कर रही है, या इसमें खराब होने के चांसेस हैं, या उसकी जो हीटिंग है, जो हीट है, उसका टेम्परेचर, उसको मेरे अच्छे वो सेंसर नोट कर रहे होते हैं। अगर वो खास लेवल से टेम्परेचर ऊपर जा रहा हो, जाहिर बात है मेरे अच्छे, वो मशीनें वहाँ उन्हीं के जरिए पेंट किया जाता है, और नट काबले सारे उन्हीं के जरिए कसे कुसे जाते हैं। अगर वो मशीन ही कहीं खराब हो रही होगी तो ये सारी चीजें भी, जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जो सेंसर लॉग्स है ना, जो सेंसर उस वक्त मशीन का इतना टेम्परेचर था, फलाने वक्त इतना टेम्परेचर था, ये था वो था, ये जो लॉग्स लॉग्स मैंने आपको बताया था, जहां पे भी लफ्ज बोले इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री। तो वो सेंसर लॉग जो है, सेंसर्स के पास हिस्ट्री पड़ी होगी, किस लम्हे इस मशीन का क्या टेम्परेचर था, या क्या वाइब्रेशन थी, वो सारा क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। इस तरह मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, यानी कि कब कब किस मशीन को हमने सही करवाया, उसमें क्या क्या खराबियां थी, इसके जो नोट्स आप तैयार कर लेते हो, जैसे बिल्कुल वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नोट्स है, तो यहाँ पे ये जो मेंटेनेंस रिपोर्ट्स कह लो, ये रिकॉर्ड, ये भी मेरे अच्छे। और एंड ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स टू प्रिडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर्स, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मशीन में इतना टेम्परेचर है और इतनी अभी इसकी वाइब्रेशन है, तो अंदाजा फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि शायद अभी 2 महीने 3 महीने तो ये निकाल देगी, साल निकाल सकती है, या फलानी वक्त जाके इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इस तरह की जो हम प्रोडिक्शन करके लिख लेते हैं उसके अंदर, ये भी मेरे अच्छे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, जारी बात है इसी से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे होता है ना कि ये मशीन अगर खुदा न खासा ये खराबी पैदा कर रही है, तो हम प्रोडक्शन भी तो करनी है, तो हम कम से कम फिर और मशीन का किसी का बंदोबस्त करते हैं। अगर ये लग रहा हो कि ये मशीन इस काबिल नहीं है कि हम 2 शिफ्टों में इस पर काम कर सकें, तो फिर जाहिर बात है कि मेरे बच्चे उस मशीन से काम ये कम से कम करती रहे, तो हम उसको चाहे एक शिफ्ट में कन्वर्ट करें। अगर किसी में इतनी हिम्मत हो तो शिफ्टें और वर्कर्स बढ़ा बढ़ा के, इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। और इनहेंस क्वालिटी कंट्रोल, वही बात, अगर यही चीजें सारी आप सही रखो तो उससे क्वालिटी भी बेहतर होगी। अगर मशीनों में खराबी होगी, बाकी चीजों में खराबी होगी, तो उससे क्वालिटी भी कंप्रोमाइज। तो ये मेरे बच्चे हर लफ्ज जो ऊपर लिखा हुआ उसकी नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अगर आपने पढ़नी हो तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको एक दफा लाजमी रीड किया करें। ये बेटा एडवर्टीजमेंट एजेंसीज एंड मार्केटर्स। अब ये बड़ी अहम रोल है मेरे बच्चों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई वैसे बेचारा कोई दूध बेचने वाला हो, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी खोल के बैठा हो, इन सब को एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये मोस्टली इनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या तो अपना स्टाफ हायर कर लें जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करेंगे, या जो ऑलरेडी एजेंसीज हैं ये मार्केटिंग की, आप उनके उनके साथ कांटेक्ट कर लें और उसकी बेस पे आप अपनी मार्केटिंग कर लें। जैसे मोस्टली जो हाउसिंग सोसाइटी है, जाहिर बात है कि है तो ये बेशर्म ज़्यादातर, आपको पता है कि होती भी नहीं अप्रूव्ड से अप्रूव्ड, और लोगों का पैसा भी खा जाते हैं। लेकिन बहरहाल जिस एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, जिस मार्केटिंग एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, वो क्या करती है, वो बड़े बड़े जो अदाकार होते हैं या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके उसके जरिए उसकी मार्केटिंग करवाते हैं। मुझे याद है कि अजीम कर लो कि 1-2 सोसाइटी जहाँ पे प्लॉट खरीदा, अगरचे वो बाद में रिफंड ही हुआ तड़प तड़प आके, जिस तरह भी हुआ, लेकिन वहां पे बड़े से बड़ा अदाकार है, उसकी वो उस वक्त वो चल रही होती थी कि भाई आए, इस मैं भी अपना घर खरीद लिया है, बस आपका इंतजार है, आप भी आए और घर खरीदें। तो इस तरह ये जो मीडिया, ये जो मार्केटिंग एजेंसी है, ये इस तरह के काम करती है। खैर, कह रहा है एडवर्टीज एजेंसीज एंड मार्केटर्स रिलाई ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे फ्रॉम सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया से डाटा ये वो भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, रुझान क्या है। और कस्टमर फीडबैक ये भी उसमें, और मल्टीमीडिया कंटेंट टू डेवलप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। और जो मल्टीमीडिया कंटेंट, जो डिफरेंट तरह के कंटेंट हम बना रहे होते हैं और उसको शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे लॉग्स की शक्ल में हो, चाहे वो वीडियो लॉग्स की शक्ल में हो, बी लॉग की शक्ल में हो, तो चाहे वो एड्स की शक्ल में हो, ये इस तरह की जो बना के हम शेयर कर रहे होते हैं, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है।
और इससे होता क्या है, कहता है कि ट्रैक ब्रांड सेंटिमेंट्स, वो जिस तरह हमने पढ़ते आए हैं पीछे भी, कि ये जो एपीआई शेपीआई हम यूज़ किया करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, जितने भी लोगों के कमेंट्स होते थे या उनके रिव्यूज़ होते थे या जो उनकी कॉल्स के जरिए गुस्से में बोलते थे या वो बड़े सुकून से बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों के कस्टमर सेंटीमेंट का भी आइडिया होता है, और उससे मेरे को ब्रांड सेंटीमेंट का भी पता चलता है कि लोग इस ब्रांड के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। और मैयर जैसे पीटीसीएल कुछ भी नया लॉन्च करें, आप कहेंगे भाई लानत है, ये पहले जिस तरह की वो खज्जल खुआरी करती है उस तरह की आप नई चीज में खज्जल खुआरी करेगी, क्योंकि माशाल्लाह इमेज ही ऐसा है। इसको मेरे बच्चे जारी बात है, इसको कहते हैं कि ब्रांड सेंटीमेंट, कि फलाने ब्रांड के बारे में लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है। कहता है मैयर कंपेन परफॉर्मेंस, इससे भी ये भी पता चल जाता है, जैसे हमारे पास भी इंसाइट्स आ जाते हैं कि जितनी भी हम पोस्ट बूस्ट बूस्ट करते हैं, उसका आखिर पे जब वो पोस्ट कंप्लीट होती है, बूस्ट कंप्लीट होता है, तो उसके बाद इंसाइट दे देता है कि भाई इस कंपेन से आपकी क्या, यानी कि क्या फायदा हुआ, इससे कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं, इसकी कितनी व्यूज हुए हैं, इसका फलाना क्या हुआ, ये सारा मेरे बच्चे जितना भी डाटा है ये सारा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप बैठे हो, और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों तरह मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो आपका दोनों तरह का वासा पड़ा हो, ये आप सामने बैठे हो और ये बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं, ये दोनों को कवर कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे कौन कौन सा डाटा, स्ट्रक्चर डाटा, स्टूडेंट फीडबैक, आप यहाँ पे शायद अगले वीक में आ जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताएं कि क्लास कभी टाइम पे शुरू हुई है। हाँ कहेंगे, आप कहेंगे टाइम पर तो उस दिन भी नहीं शुरू हुई थी, 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, लेकिन वो भी उस वजह से शुरू हो गई थी बस कि सर ने कहा था मैं खिलाऊंगा, अदरवाइज तो क्लास टाइम पर शुरू नहीं होती। और माशाल्लाह आप लोग भी पक्के हो गए इस बात के ऊपर, तक टाइम पे शुरू होनी को नहीं, और हम भी लेट ही जाएंगे क्लास के अंदर, ये मुझे भी पता चला है इस बात का। कहता है कि यूज एंड स्ट्रक्चर लाइक स्टूडेंट फीडबैक, यहाँ पे जितनी भी फीडबैक आपसे ली जाती है, और वीडियो लेक्चर्स ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे पढ़ा होगा सीएफई के अंदर, इसके एलएमएस पे पढ़ा होगा, ये भी मेरे से सीएफई का अनस्ट्रक्चर डाटा है। एंड ऑनलाइन फोरम डिस्कशन टू इंप्रूव कोर्स कंटेंट, ऑनलाइन फोरम डिस्कशन हमारे पास देखो डिफरेंट तरह के ऐप्स भी हो सकते हैं जिसके जरिए बच्चे कम्युनिकेट करें, लेकिन व्हाट्सएप ये भी एक ऐप ही है, व्हाट्सएप तो ये भी एक ऐप ही है, इसके जरिए मोस्टली हमारे पास जो कम्युनिकेशन का तरीकाकार है वो व्हाट्सएप है। आप उसके जरिए कम्युनिकेशंस करते हो, डिस्कशंस करते हो, उसमें जो डिस्कशन चल रही है ग्रुप्स के अंदर, वो भी सारी क्या है, वो हमारा अनस्ट्रक्चर डाटा है। इससे होता क्या है, कहता है कि टू इम्प्रूव कोर्स कंटेंट, हम इससे कोर्स कंटेंट इंप्रूव करते हैं। अब बच्चे बताते हैं देखें सर वो जो आपकी जो वीडियो है वो अक्सर खत्म हो जाती है, उसके अंदर जब हम ये वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हमें पता चलता हो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तारशाह कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो हिल जाती होगी, है जैसे वो वीडियो वैसे बेचारे बगैर वीडियो के सारा लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। वो कहते हैं कि सर अगर अज्यूम कर लो कि ये जो एलएमएस है इसकी स्पीड बड़ी स्लो है, तो हम फिर उन एलएमएस वालों से डिस्कस करते हैं, वो अच्छा खासा इंटरनेट होता है लोगों का, लेकिन हमारे एलएमएस में एक थोड़ा सा ये, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस के पास यही है कराची के, और हमारे क्योंकि ये यूएसए का है कोई तो वेंडर, उससे ये सारा बनाया हुआ। इसमें होता क्या कि अगर कहीं पे ये ब्राउज करना शुरू कर दे, तो थोड़ा सा 1 सेकंड बस इसको और आगे कर दे तो ये चलना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह हो कि कहीं पर, क्योंकि मैं खुद भी जाहिर बात अपना लेक्चर भी मैं सुनता हूँ, तो जैसे ये जो रेगुलर क्लास का लेक्चर मैं वो सुन के आता हूँ एक दफ़ा, ताकि मैं जरा थोड़ा सा आपस में कंपेयर कर लूँ और उसमें जो चीज़ें जहाँ पे कमी बेशी हो उसको बेहतर कर लें डेफिनेटली। तो मैं लाजमी तौर पे पहले वो सुनता हूँ जो मर्जी हो, तो उसके बाद आगे फिर, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चों, अब चीज़ें तो करनी है तैयार जिस तरह भी है, एक ही दफ़ा तैयार कर लेना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर बस क्लास में पहुंचने की देर है। ले बेटा, तो कोर्स कंटेंट इंप्रूव करते हैं, इसे असेस लर्निंग प्रोग्रेस, हम लोगों की लर्निंग प्रोग्रेस भी असेस करते हैं। जैसे अभी आप एमएस ऑफिस आप में से कुछ लोगों ने कर लिया होगा या कर रहा होगा, है तो आप ऑनलाइन करते हो, आपको पता है कि उसमें आपके कुछ आवर्स होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं पूरी करनी होती हैं, और हम क्या करते हैं उसको असेस करते हैं कि भाई आपके कितने आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और कितनी असाइनमेंट्स अब अभी मिसिंग हैं। तो हम उससे वो सारा आपका हिसाब किताब हमारे पास आ रहा होता है कि एक बच्चे ने कितने घंटे उसको कंप्लीट कर लिया और कितने घंटे अभी उसके रहते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है सकलैन, हाँ वो बैठा हुआ है करता धरता, तो जो मर्जी सुन लो, है वो तो कंप्लीट करना है ना, लेकिन आवर्स पूरे करने हैं तो फायदा क्या होगा। अब 2 की स्पीड रख के सुनोगे तो 2 दफा सुनोगे उसको। लर्निंग प्रोग्रेस इससे पता चलती है मेरे बच्चों, और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि कोई बच्चा कहता है कि सर इसमें मुझे होता है ना कि जो पिछले लेक्चर्स हैं अब वो भी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर इस तरह के बच्चे होते हैं कहते हैं सर यहाँ पे मैं साथ साथ चल ही रहा हूँ, अगर पिछली जो सेशन था उसके भी लेक्चर मिल जाए मैं स्पीडो स्पीड चलूँ। हम क्या करते हैं उसको कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं मेरे बच्चे, हम आपको पिछले लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये प्रोवाइड करने शुरू किए हैं। अब हम क्या करते हैं जब हम सब्जेक्ट का किसी का प्रोवाइड करते हैं तो पिछले 1-2 सेशन के भी साथ ही रख देते हैं। ये मेरे बच्चे हमने जो लर्निंग एक्सपीरियंस पर्सनलाइज, पहले पर्सनलाइज करते थे ये किसी बच्चों को प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब मेरे बच्चे हमने उसको हर बच्चे को कैसे फायदा होता है, तो ये अच्छी बात है अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहता है। फिलहाल इस सब्जेक्ट में तो आगे जाना आप जा सकते हो, वो दूसरा बैच नहीं जा सकता क्योंकि आप वहाँ पे आज
चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगी। ले बेटा, ये वैसे इसकी समरी सारी जितनी अभी आपने पढ़ी है, वैसे देखना हो तो देख लें, अदरवाइज तो वो अपना पढ़ें, बस मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही कोई वेला बंदा हो तो इस तरह की ये काम करे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं। ले बेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन रिटेल, कहते हैं इन रिटेल बिजनेस ऑफर यूज, ये पीछे हम पढ़ के हैं वैसे, ये उसी तरह की बात मेरे बच्चे यहाँ पे बता रखी है, उसको देख लीजिएगा। ये सेंटिमेंट एनालिसिस, ये पहले दिन भी मैंने आपको बता दिया था जैसे नहीं पढ़ाया था। तो सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब क्या था, ये जितने फीडबैक्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो एपीआई को यूज करके हम उसका एनालिसिस करते हैं कि लोगों के हमारे बारे में क्या ख्याल आते हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। तो इस तरह के मेरे बच्चे जो हम उसको एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकालते हैं, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ये सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं लोगों का। और ये खाली इन्हीं का नहीं होता, कमेंट्स का वगैरह का, जैसे मैंने आपको किया था कि हमारी जो कॉल्स होती हैं इनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, और इनको भी एनालिसिस किया जाता है कि लोगों की टून क्या थी, वो किस लहजे में बात कर रहे थे। उसको एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि लोगों के हमारी सर्विसेज के बारे में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ख्यालात हैं। उसके बाद मेरे से एनएलपी का हमने डिस्कस किया था कि एनएलपी क्या करती है कि मशीन हमारी जबान को नहीं समझ पाती, तो उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये मेरे से एक ऐप है, इसके जरिए वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, जिससे हमारी बात सुनती है, समझती है और हमें आंसर करती है। ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो इंसानी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसको मैनिपुलेट करना। कहता है कि यूज इन सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स होते हैं और टेक्स्ट माइनिंग, इन जगहों पे ये यूज होती है। लोड़ा, फजूल चीज, यस, फजूल चीज आ गई, मतलब टॉपिक के लिहाज से उसको लगा के पता नहीं लम्हा आपके साथ मेरी बात करते। आप आगे आ जाइए मेरे बच्चे, यहाँ पे आ जाए, कोई बात नहीं, आप लेट आए तो फ्रंट पे बैठे, मेंशन आर्ट। लो मेरे बच्चे, सेमी स्ट्रक्चर डाटा की बात होने लगी है, फजूल चीज है। क्योंकि इसके अंदर मेरे बच्चे ये आपकी है ही नहीं। जो हमारी जो दो तरह की वो थी, मेरे बच्चे जो हमारा डाटा था, दो तरह का कैटेगरी थी, वो हमने पढ़ ली है। हमारे पास दो ही तरह का जो हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में या अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में। ये सेमी स्ट्रक्चर इंसानों की मेरे बच्चे, इसलिए उसके लिए डाटा है ही नहीं इसके अंदर कोई भी। ये सारे का सारा मशीनों का होता है। इसमें होगा क्या मेरे बच्चे, सेमी स्ट्रक्चर के अंदर इसमें कुछ हिस्सा इसका स्ट्रक्चर होगा, कुछ हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। इसलिए मेरे बच्चे इसमें यानी कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों वाली फीलिंग होती है, इस लिहाज से इसका नाम सेमी स्ट्रक्चर रख दिया गया है। यानी कि ये नहीं कि ये प्योर स्ट्रक्चर्ड होता है, ये नहीं कि ये प्योर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उस लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब इसमें यहाँ पे मेरे बच्चे होगा क्या, क्योंकि ये समझना जरूरी है, अदरवाइज हम एम यहाँ पे सर खपाते रहेंगे आपको। और दूसरे नंबर पे कुछ समझ आ जाए तो ठीक है, बस उतनी की चीजें समझ लीजिएगा जितनी वो पूछे, वो पूछेगा पेपर में। अच्छा ये बताओ कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, ये कैटेगरीज बता दें सेमी स्ट्रक्चर वाले, इस डाटा का बता दें कौन सा है और इसकी एग्जांपल दे दें। तो सेमी, आप सिर्फ इतना बताइएगा, ये जो मैं अल्फाज बोलने लगा हूं आपको, सिर्फ इतना को उसको बता दीजिएगा कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा होता है जो ना स्ट्रक्चर्ड हो ना अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसकी कोई इन बिटवीन फॉर्म हो, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, इसे एग्जाम्पल दे दो। अब दो के अल्फाज आपने याद रख लेने, इसमें पढ़ेंगे अभी, उसमें जैसन होता है और एक्सएमएल होता है। अब ये अल्फाज आप याद रख लेंगे तो इट्स ओके, हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। इसके आगे जो भी होगा मेरे बच्चे, सर सब हम सर खपाई पढ़ने लगे, और इतना दिल पे रहेगा ना, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने कहा कि ये हमारी है ही नहीं, है हमारे इर्द गिर्द का कोई हो चीज उस तरह की जिससे हमारा वास्ता पड़ता हो, फिर तो हमें पता चले। ले बेटा जरा देखिएगा इसमें होना क्या है। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो कि ये मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए कोई अपनी ये चाहता है कि मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाऊं, मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाऊं। अब मेरे बच्चे वेबसाइट ऐसे नहीं बनाई जाती कि आप उठें वहां पे अल्फाज लिखने शुरू कर दें और उन्हीं अल्फाजों से वो वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर खास लैंग्वेज यूज की जाती है, उस लैंग्वेज से लोग अब ये जो वेबसाइट है ये डेवलप करते हैं। अब अगर मेरे बच्चे आप जिस लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए जो प्रोग्रामर्स हैं वो वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये यूज की जाती है। इसमें स्ट्रक्चर वाली फीलिंग भी है और अनस्ट्रक्चर्ड वाली भी है। तो ये क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। खुद सोचें, ये मेरा और आपका है ही नहीं, है ना ही हमने यहाँ पे बैठ के वेबसाइटें बनानी है। इसी तरह अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए, ये मिस्टर ए चाहता है कि मुझे CFE का ये सिस्टम है, इस CFE के सिस्टम में इसने लॉग इन किया और इसने कहा कि मुझे पिछले 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का स्टूडेंट्स का ये वाला सारा रिकॉर्ड वो मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे रिकॉर्ड दे दो। और यहाँ पे मेरे बच्चे वो डेटाबेस है जिसमें सारा हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अज्यूम कर लो ये वो डेटाबेस है जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और इसने क्या किया, इसने उसको कहा कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का मुझे डाटा प्रोवाइड कर दो। इस सिस्टम को उसने ये कमांड एंटर कर दी किसी ऐप के ऊपर या किसी प्रोग्राम के ऊपर या जिसमें हमारा डाटा पड़ा हो।
अब मेरे बच्चे, ये जो ऐप है, ये जो ऐप है, ये जो प्रोग्राम है, ये इस दी हुई हिदायत के मुताबिक इस डेटाबेस में से ये सारी इंफॉर्मेशन लाके मिस्टर ए को देगा। इन दोनों के दरमियान, अब इंसान नहीं है बीच में, ये सिस्टम या जो ऐप लगी हुई है यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम है, जो ऐप है, इन दोनों के दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन होगी वो एक खास लैंग्वेज में होगी, वो एक खास लैंग्वेज में होगी। उस लैंग्वेज में मेरे बच्चे यहाँ पे लफ्ज बोलेंगे JSON या XML। यानी कि ये इंसान की मशीन के साथ भी नहीं, वो तो हम नेचुरल लैंग्वेज में कहते हैं ना कम्युनिकेशन। जब एक एप्लीकेशन दूसरी डेटाबेस से कोई कम्युनिकेशन कर रहा हो, उसे डाटा लेना हो, उसे जाहिर बात है डिफरेंट तरह की हदायत देनी हो उसको, एक एप्लीकेशन दूसरे डेटाबेस से, तो एप्लीकेशन और डेटाबेस में आपस में जो कम्युनिकेशन होगी वो मेरे बच्चे होगी जेसन और एक्सएमएल के अंदर। वेबसाइट बनानी हो तो HTML। अगर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कैसे कम्युनिकेशन करती है, वो जेसन में या XML में। तो मतलब हम बड़ी दूर की बातें डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे उसमें नहीं आती, लेकिन हम इस लिहाज से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक दिया उसने, सेमी स्ट्रक्चर देना तो था उसने कि स्ट्रक्चर भी है, डाटा अनस्ट्रक्चर्ड भी है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर में मेरे बच्चे ये तीन तरह की यहाँ पे डिस्कशन आप करेंगे कि HTML भी होगा, जेसन भी होगा और XML भी होगा। अच्छा, ये जो जेसन और XML पढ़ेंगे, ये जैसे भी हमने डिस्कस कर लिया कि एक एप्लीकेशन जो डेटाबेस से जो डाटा हासिल कर रही होती है, उससे जो कम्युनिकेशन कर रही होती है डेटाबेस से, तो उसके ये दोनों लफ्ज बोले जाते हैं। आज के दौर में जो यूज की जाती है प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्राम आपस में जो लैंग्वेज करते हैं, यूज करते हैं, वो भी मेरे बच्चे जेसन ज्यादा यूज करते हैं, ये लेटेस्ट है ज्यादा थोड़ा सा। और ये जो XML है, ये पुराने वक्तों की पुरानी जो समझ लो कि जैसा होता है ना, हर चीज की जिद्दत आती जा रही है। तो यही इसी कम्युनिकेशन का जो पुराना वर्जन है वो XML है, और आज जो नया वर्जन है जो जदीद है वो लोग ज्यादा जेसन ही यूज करते हैं। ये जावा शावा जो अक्सर मोटी मोटी किताबें आपने देखी होंगी उसकी। ले बेटा, ये आप पढ़ने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने दोबारा बता दूं, जब आप सेमी स्ट्रक्चर डाटा की बात करेंगे, ऐसा डाटा जो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों की इन बिटवीन फॉर्म हो। फिर अगली बात पूछेगा इसकी एग्जांपल दो, तो एग्जांपल कौन कौन सी देंगे सर? HTML, XML और जेसन। ये तीन अल्फाज बोल दें तो आपका काम कंप्लीट हो गया। पढ़ें या ना पढ़ें अब वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो सही। ले बेटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा हमने मेरे बच्चे स्ट्रक्चर डाटा भी देख लिया जो रोज एंड कॉलम में होता था, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी देख लिया। अब उसकी इन बिटवीन फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। कहता है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। लेवल ही हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। कहता है इट लैक्स ए रिजिड फॉर्मेट। डेफिनेटली स्ट्रक्चर तरह की वो रिजिड फॉर्मेट नहीं होता है इसका, रोज एंड कॉलम नहीं होती, बट कंटेन्स टैग्स और मार्कर्स। देखिए इसमें टैग्स और मार्कर्स होते हैं। अब टैग्स और मार्कर्स क्या होंगे? जिस तरह ये जो लगे हुए ना, समझ लो समझ लो, ये जो आपको ब्रैकेट शैकेट नजर आ रही हैं, इस तरह आगे भी मेरे बच्चे हम इस तरह की कुछ ये सिंबल्स दी होंगी इसने, वो हम पढ़ेंगे। इनके लिए लफ्ज वो क्या बोलता है? ये टैग्स हैं जिनके। और इसमें कौमे शौमे जो लगे होते हैं इस तरह के, इसके लफ्ज वो क्या बोलता है? ये मार्कर्स है। तो इसके अंदर क्या यूज होते हैं? इसमें टैग्स और मार्कर यूज होते हैं। अगरचे इसमें थोड़ी बहुत शक्ल भी निकलती है इसकी, थोड़ी बहुत शक्ल भी निकलती है, लेकिन जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी बहुत शक्ल निकलती है। इसी बेस पे तो हम इसको सेमी स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। तो कहता है कि बट कंटेन्स टैग्स और मार्कर्स। ये भी बताएंगे आपको टैग्स और मार्कर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है इसके अंदर लेटर से दिया हुआ दैट प्रोवाइड डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन टैग्स और मार्कर्स की वजह से इसमें थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। वैसे तो जारी बात है कि ये अजीबोगरीब सी लैंग्वेज है, लेकिन इसमें टैग्स और मार्कर से आगे थोड़ा सा हमें समझ आ जाती है कि क्या होने जा रहा है। जस्ट एग्जांपल जैसे होता है ना कि यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दी हुई है, इसको तो थोड़ा सा सही करके, ये वो आप वाली है जो किताब में दी हुई है। अज्यूम कर लो कि यहाँ ये जो ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं, ये टैग ये बताएगा कि यहां से ये शुरू हुआ है डाटा, और ये ब्रैकेट यहां पे बताएगी जब इस तरफ को क्लोज हो रही होगी, ये कहेगी यहां पे ये एंड हो गया। तो हमें थोड़ी सी समझ आ रही होगी, यहां से शुरू हुआ यहां पे एंड हो गया। और उसके बाद में बच्चे अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें की वैल्यूज होती हैं, की और वैल्यूज होती हैं। देखो टैग्स और मार्कर भी होते हैं, जैसे दोबारा तरह देखना, अजीम कर लो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या हैं? ये टैग्स। और ये जो इसमें कॉमेशों में लगे हुए हैं ये क्या हैं? ये मार्कर हैं। और इसमें की और वैल्यूज होती है। की अज्यूम कर लो यहां पे ये लफ्ज लिखा हुआ नेम। अब पता चलेगा कि आगे किसी नाम की बात हो रही होगी, तो वो कहता है कि नाम क्या है इस बंदे का? जॉन डुए। आगे अगर लफ्ज रखे यहाँ पे ये की है ईमेल, आगे की के साथ कोई वैल्यू भी होगी, यानी कि ये की होता है कि जैसा होता है ना टेबल शेबल्स के अंदर ऊपर हमने मेन वो लिखी होती है, नाम CRN फलाना, और सारे फिर आगे पता चला होता है ऊपर नाम लिखा हो तो यहाँ पे बच्चों के नाम ही आ रहे होंगे, CRN लिखा हो तो वो आ रहा होगा, सेल नंबर लिखा हो तो वही आ रहा होगा।
तो अगर आगे इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, ये की है, तो ईमेल ये की है, और आगे मेरे बच्चे उसका हमें समझ आ रही होगी कहीं ना कहीं आगे क्या लिखा रहा होगा, इसका ईमेल लिखा रहा होगा। देखो कुछ ना कुछ तो समझ आती है ना आपको, थोड़ी सी तो तरतीब है इसकी, है कि शुरू हुआ नाम के साथ, आगे ये आ गया, ईमेल के आगे ईमेल आ गया, परचेजेस, अब यहाँ पे परचेज की बात हुई, परचेजेस की बात हुई है, तो खाली परचेज होती तो एक चीज उसने खरीदनी थी जॉन डुए ने, ये कोई चीज खरीदा हमसे जॉन डुए आके, तो अगर वो एक चीज खरीदा तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ज्यादा चीजें खरीदी होंगी तो परचेजर का लफ्ज बोल दिया। ये प्रोग्राम है ना, देखो ये सारे जिस तरह बनाई जा रही होगी जो लैंग्वेज समझ। तो आइटम नंबर 1 जो क्या है, ये की है, मान लो उसमें वैल्यू क्या है, लैपटॉप है, प्राइस उसके 1200 है, आइटम क्या है, हेडफोन्स हैं, उसमें प्राइस क्या है 200, इस तरह करके ये लिखी जाती है। लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूँ, अज्यूम कर लो कि जब डेटाबेस से आप कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। हम चाहे उसको ये कह दें, अच्छा ये जॉन डुए ने, जिसका ये ईमेल है, उसने ये हमसे हेडफोन भी खरीदा है, लैपटॉप भी खरीदा है, ये मान लो कि उसकी हम एंट्री की होगी बस, लेकिन वो जो हमारे उसमें जाएगी ना डाटाबेस के अंदर, वो कुछ इस लैंग्वेज के अंदर स्टोर होगी होगी यार को। और आगे जब ऐप हम कहेंगे कि वो फलाना जरा रिकॉर्ड देना जॉन डुए का, तो वो मेरे बच्चे आगे वो ऐप उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, फिर आगे डाटाबेस उसको डाटा प्रोवाइड करेगा। ये नहीं समझ आई मेरा ख्याल है सब, हाँ, हवा में जा रहा है सब कुछ। चलो भाई इतना की काफी है, यकीन कर लो। लेकिन कहता है कि इसमें टैग्स और मार्कर इस्तेमाल होते हैं। अब थोड़ा सा आपको पता चल गया टैग क्या है, ये जो सिंबल सिंबल लगी हुई है इसके अंदर, ये सारी क्या है, ये टैग है जिम के अंदर। और मार्कर क्या है, इसमें कॉमेशो में ये मार्कर्स हैं। और की और वैल्यूज भी होती हैं इसके अंदर, और की का भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है कि वो जिससे आगे, जिस तरह हमारा होता है ना कि वो आप पेपर देते हो, पेपर में नाम लिखा रहा होता है, सीआरएन लिखा रहा होता है, समझिए कीज है, और जो आपका आगे नाम होता है वो आपकी वैल्यू है। अब मेकिंग इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कहता है कि इसको अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस करना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की निस्बत थोड़ा सा इस वजह से आसान हो जाता है। इसमें की वैल्यूज टैग्स मार्कर्स इस्तेमाल करके थोड़ा सा उसमें कोई समझ बूझ डाल दी जाती है डाटा के अंदर, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है इस तरह का मामला, इसलिए तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड में रखा हुआ। कहता है कि एग्जाम्पल इसमें क्या कुछ है, बस अब ये आपने याद रखना है मेरे, आगे 2 एग्जाम्पल दी हुई है मेरा ख्याल है, एक ये है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, बस इतना याद रखिए, बाकी इसमें जो लिखा होगा सब समझाने के लिए होगा। कहता है कि जेसन एंड एक्सएमएल फाइल, ए वेब एप्लीकेशन में स्टोर डाटा इन जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन है जब वो किसी डेटाबेस में जाकर डाटा स्टोर करती है, तो वो मेरे बच्चे नेचुरल लैंग्वेज में स्टोर नहीं कर रहा होता डेटाबेस, डेटाबेस उसको स्टोर करेगा जैसन या एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर। कहता है कि वाइल नॉट फुली स्ट्रक्चर्ड, ये जाहिर बात है फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, इट हैज की वैल्यू पेयर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया की क्या था, जैसे ये जो कहाँ पे गया, नेम, नेम क्या है की, और वैल्यू क्या है जोड़ लो, इसमें इस तरह पेयर यूज होते हैं। पेयर का मतलब क्या है, मतलब की वैल्यू की, जैसा नाम क्या है, सीआरएन क्या है, राणा क्या है, इस तरह करके। नहीं ना समझ आ रही, मादर अगेन, ये खुद ही लगा लिया करो, मेरा ख्याल है कि सर को अभी आप दिक्कत देते हैं, आप बड़े लोगों को बस आगे आगे भेजते जाया करो, उसको लगा लिया करो ऐसे ही। वापस आओ, औखा टॉपिक पढ़ रहे हो, इसकी तो खैर है, लेकिन वापस आओ मेरे, इसको आप लगाया लाजमी करो, क्योंकि जिस दिन हमने शिकायतें लगानी शुरू कर दी आपकी घरों में, तो फिर जाहिर बात है दिक्कत होगी। सॉरी छड़ परे यार, और छड़ परे आ जा, बहुत अहमियत से, अगरचे इस दफा नहीं आना, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा किसी को, हो सकता है इस दफा ही आ जाए। लो बेटा, क्या कहता है कि इट हैज की वैल्यू पेयर्स, इसमें पेयर्स होते हैं, किस चीज के पेयर्स होते हैं, कीज भी होती हैं इसमें, नाम, ईमेल, इस तरह के परचेजर्स, इसमें कीज भी होते हैं और इसमें वैल्यूज भी होती हैं, नाम क्या है फलाना, ये वाला दैट अलाउ सम ऑर्गेनाइजेशन, कहता है इसकी वजह से इसमें कुछ समझ आ रही होती है, जैसे नाम पड़ा होगा, अब आपको ये तो पता चलेगा आगे नाम ही आना है, ईमेल लिखा है, ये तो थोड़ा सा पता चल ही जाएगा आगे ईमेल ही आएगा, परचेज लिखा हुआ पता चलेगा कोई ना कोई आगे चीज आएगी ना। कहता है इससे थोड़ी बहुत इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, आगे मजीद एग्जाम्पल बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूजर इंफॉर्मेशन इन ए जैसन फाइल माइट लुक लाइक दिस, कहता है कि अगर आप उस लैंग्वेज को पढ़ें जो प्रोग्रामर ने बनाई होती है जैसन, तो वो इस तरह की नजर आती है। अब ये भी बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, वैसे तो इसको ना ये करो, देखो ना जी बहु इस तरह करके, अगर गंदा मंदा करके भी लिख दोगे ना उसमें वो भी चल जाएगा अगर जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता, लेकिन इतना सा तो रट ही लोगे आप, बस ये एंड है, इतना का आप इसको देख लीजिएगा, क्यों लिखा हुआ है ना किताब के अंदर, तो जो किताब में है वो तो आपके ऊपर फर्ज है।
तो इसको आगे क्या कहते हैं, जैसन कॉपी एडिट, नेम है, जॉन डे है, ईमेल, वो सारा कुछ जो वो हमने बना के आगे भी दिखा दिया। जैसन कहता है इज ए लाइट वेट फास्टर एंड मोर कॉमन मॉडर्न एपीआई, ये इसको यूज करती है। और जो एक्सएमएल है ये हैवियर है, ओल्डर है, बट स्टिल यूज्ड इन लेगेसी सिस्टम, वो जो पुराने सिस्टम है आज भी उनके अंदर यही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा एग्जाम्पल 2 क्या है, वेब पेजेस विद HTML। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जब वेब पेज कोई बंदा बना रहा होता है तो उसको आम लैंग्वेज में भी बनाता है, उसके लिए ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है। और ये भी मेरे बच्चे क्या है, ये एक सेमी स्ट्रक्चर टाइप का फॉर्मेट बनाती है। अब जैसे एग्जांपल HTML में किस तरह कोई चीज लिखते हैं, होता है ना कि आप कोई वेबसाइट बनाओ और उसके आप सबसे पहले आप अल्फाज लिखेंगे वेलकम टू माई वेबसाइट, ये लिखा आ रहा ऊपर बड़ा सारा करके लिखा आते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि वेलकम टू माई वेबसाइट, ये नहीं होता कि वो ऐसे ही लिखा होगा वेलकम टू माई वेबसाइट। जब वो लिखा होगा तो मेरे बच्चे HTML के अंदर वो इस तरह का लिखा आएगा, जैसे ये H1, ये हेडिंग है। H1 ये H से पता चलता है ये क्या है, ये हेडलाइन है, हेडिंग कह लो, हेडलाइन कह लो। और इनको मेरे बच्चे ये जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि टैग्स और मार्कर, ये मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं, ये टैग्स कहलाते हैं, ये टैग्स कहलाते हैं। ये इस तरह का हो ये ओपनिंग टैग है, और जब इस तरह की इसकी शक्ल हो ये क्लोजिंग टैग। लेकिन क्लोजिंग टैग में खाली यही नहीं होता, उसमें ये लाइन भी लगी होगी। ओपनिंग टैग में ये लाइन आपको नजर नहीं आएगी, वहां पे सिर्फ H1 जो भी है और उसमें टैग नजर आ रहे हैं आप। लेकिन जब वो क्लोजिंग की बात की है उसने मेरे बच्चे टैग भी लगाए हैं लेकिन साथ ये लाइन भी, वैसे इस तरह वो प्रोग्रामर जानते हैं, उन्होंने इसमें पूरी सीखा होता है, उन्होंने पूरे 4 साल लगाए हैं। तो उसके बाद आकर उनको पता चला है। अब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे बैठे आज ही समझा के भेजो सर यहाँ से, जाते ही मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ, तो ये इनकी जरूरत ही कौन है हमें। तो खैर वो कहता है कि जब आप वहां पे लिखेंगे ना, बड़ा सारा लिखा आता है वेबसाइट के ऊपर वेलकम टू माई वेबसाइट, तो मेरे बच्चे वो इस तरह हेडलाइन बनाई जाती है, और प्रोग्रामर ने उसको जो वेबसाइट बनाने वाला उसने इस शक्ल में लिखा होगा वेलकम टू माई वेबसाइट। और फिर आगे उसने लिखा होगा दिस वेबसाइट इज अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड एक्सपीरियंस टिप्स। और उसको कैसे ये अल्फाज ऐसे नहीं लिखने होंगे वहां पे वेबसाइट के ऊपर, उनको उसने इस तरह की वर्डिंग में लिखा होगा। तो ये बच्चे हमारी HTML कहते हैं, इसमें भी देखो कुछ ना कुछ शक्ल बन रही है, कुछ ना कुछ समझ आ रही है आपको यहाँ पे क्या चल रहा है। कहता है कि ये हमारा क्या है, ये भी सेमी स्ट्रक्चर। कहता है कि वेब पेजेस विद HTML टैग्स, HTML पेजेस कंटेन टेक्स्ट एंड इमेजेस रैप्ड इन टैग्स। अब देखो कहता है कि अगर कोई इमेज हो तो वो भी इसी तरह अपलोड की जाएगी, वो खाली इमेज नहीं अपलोड करेगा, उसके उसके भी मेरे बच्चे इसी तरह टैग लगाएगा इर्द गिर्द, और फिर उसमें इमेज या कोई किसी तरह की और कोई कंटेंट है। इन टैग दैट वर स्ट्रक्चर टू द अदरवाइज अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जैसे तो अनस्ट्रक्चर्ड होना था वैसे वीडियोस अपलोड करें, अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जब वो पता चलेगा ये हेडिंग है, H से शुरू हो रहा है, ये मान लो कि ये पैराग्राफ है, ये P से शुरू हो रहा है, कुछ में कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे होने क्या जा रहा है। वैसे वीडियोस क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अपलोड करो जो मर्जी करो, ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जब उसको आप अपलोड करें इस शक्ल में करें तो वो क्या बन जाएगा, वो अगर कोई कमेंट करें इस शक्ल में करें वो क्या बन जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसे कमेंट आप करते हो सोशल मीडिया के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन अगर ज्यूम कर लो कि कहीं वो डाटाबेस में पीछे जाके जब स्टोर हो रहा होगा, डाटाबेस हमारे उस तरह के कमेंट को थोड़ी एक्सेप्ट करता, डाटाबेस हमारे उस कमेंट को उस तरह नहीं मेरे बच्चे वो करता, उसको वो इसमें कन्वर्ट करके वो स्टोर कर रहा होता है अपने पास। इसका मतलब जब वो आपस में लगे हुए हैं ना, वहां पे जाके वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, सेमी स्ट्रक्चर। लेकिन वैसे क्या है वहां पे, अनस्ट्रक्चर्ड है, जो आपका कमेंट है, रिव्यू है। याद रखोगे इस बात, नहीं ना समझ आ रही कुछ भी? मुझे पूरा यकीन था, लेकिन जुमा है, इस चक्कर में मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बच्चे के दिल बड़े होते हैं, उनको पता है कि आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, उस जज्बे के साथ वो पढ़ते हैं इस आखिरी दिन। फिलहाल क्योंकि हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं होती सैटरडे को, ये सकलैन साहब जब हमें कह देंगे कि क्लासेस अवेलेबल होना शुरू होगी तो हम अपना सैटरडे ऑन कर देंगे। अदरवाइज हमें सैटरडे फिलहाल वैसे भी कोई महसूस नहीं हो रहा सैटरडे ऑन करें, तो बच्चे बेचारे PP भी साथ कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। कोई थोड़ा बहुत उनको हम कहते हैं कि इंशाल्लाह सिलेबस 31 जनवरी को खत्म हो जाए। कहता है कि दिस स्ट्रक्चर हैव्स सर्च इंजन्स, देखो ये हमारे नहीं, ये कहता है कि सर्च इंजन को हेल्प करता है, सच एज गूगल अंडरस्टैंड टू कंटेंट ऑफ द वेब पेज, कि वेब पेज या कमेंट्स जो भी हैं वो कम से कम जहां पे जा रहा है वो सारे का सारा वो उसको समझने में उसको आसानी होती है, ये लिख क्या रहे हैं। याद रखना कि बस ये टोटल सेमी स्ट्रक्चर डाटा है, बस इतना आपने याद रखना। इसके अलावा ये जितना भी आपको ये मैं अगर मैं फाइल शेयर करता हूँ उसमें जितना रेड होता है, जो रेड सर्कल ये इसमें मान लो कि जिसका क्या कहते हैं इसको, स्लाइड नहीं, बॉक्स, अब ये हालात जो रेड बॉक्स में हो वो सारा क्या है, वो इनरेलीवेंट है। इनरेलीवेंट मतलब सिर्फ समझाने के लिए है। बात होता है ना कि इंसान इस तरह के भी होते हैं, बात का सामने बच्चा बैठा तो अपना नाम उस अपने बच्चे का नाम भूल जाता, तेरा नाम की है, वो हाल हो गया था, कोई बॉक्स नहीं पता चल रहा था कि बॉक्स बोलना है इसको। खैर वापस देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें यूज क्या होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर में टैग्स और मार्कर यूज होते हैं।
की वैल्यू मैंने पेयर्स यूज होते हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया की वैल्यूज पेयर्स क्या होते हैं। टैग्स में बच्चे जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टैग क्या होते हैं, ये जो इस तरह की निशानियां लगी हुई थी इसके अंदर, वो सारे क्या हैं, वो टैग्स हैं। जैसे ये स्टूडेंट लिखना है तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरह करके ये टैग लगा के लिखा जाएगा। और ओपनिंग क्लोजिंग का भी मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा तरीकाकार होता है, सिर्फ समझाने के लिए है, ये रीड करना हो तो इसको रीड कर लीजिएगा। और मार्कर्स मेरे बच्चे जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे, इसमें ये जो कॉमा शोमा लगे होते हैं, ये क्या है, ये मार्कर्स हैं, जो जाहिर बात है डाटा को एक दूसरे डाटा से सेपरेट करते हैं। तो ये मेरे बच्चे इस तरह की जो चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हूँ, बाउंड्री यानी कि अली नाम है तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, जैसे कॉमा लगेगा वो कहेगा अली का मामला कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे उसकी एज है, ज्यूम कर लो 21 साल, तो जब वो 21 लिख दिया उसके आगे कॉमा लगा दी, भाई ये जो ए से रिलेटेड चीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस तरह की ये चीजें इंडिकेट करते हैं। उसके बाद मेरे अच्छे की वैल्यू पेयर्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो नाम है ये की है और जो अली है ये वैल्यू है। एज की है, 21 ये वैल्यू है। तो इस तरह करके मेरे अच्छे ये की वैल्यू पेयर्स भी इसमें यूज हो रहे होते हैं। तो ये सारा बाकी आपने उनको बताया गया, वो जो जॉन ड्यूए वाला था ना, ये क्योंकि किताब के अंदर दी हुई थी, उसमें कौन किस चीज क्या है वो सारा यहाँ पे वैसे ही होता ना, कि बड़ा खुदा ना खासा कोई कहना नहीं नहीं सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं वाकई नहीं पढ़ाना, इथों पढ़ ले जो उधर दिल करता है, होता ना कि वहां पे किसका क्या मतलब था। ये सारा देख लीजिएगा मेरे से। अच्छा ये देखिएगा कि ये जो एक्सएमएल है वो इस शक्ल में होगी। जैसन ये जो जॉन ड्यूए वाली थी वो जैसन की थी, उसके लिए वो ब्रैकेट शैकेट बड़ी ब्रैकेट इस तरह की चीज यूज होती है, लेकिन एक्सएमएल के अंदर ये वाली ब्रैकेट्स यूज हो रही होती है। ये जो टैग्स हैं वो इस तरह के यूज होते हैं, जैसे यूजर नेम जो भी है और आखिर पे जाके वो यूजर एंड हो गया, यहाँ से यूजर शुरू हुआ, किसी एक यूजर की बात हो रही होगी, किसी एक बायर की बात हो रही होगी, सप्लायर की बात हो रही होगी, कस्टमर की बात हो रही होगी, यहाँ से वो शुरू हुआ, यहाँ ये शुरुआत का बताएगा और यहाँ पे ये एंड हुआ, जब ये लाइन लगकर उसको लगाएं तो इसकी एंड को बता रहा होता है। उसके अंदर जो भी है उसकी सारी डिटेल आ रही होगी, उसका नाम क्या है वही जॉन डे, जब वो HTML में लिखा तो उसकी शक्ल ये थी HTML के अंदर, सॉरी HTML कह रहा हूँ, इसमें जैसन के अंदर, तो जैसन में उसकी शक्ल ये बनती थी। और वही यही सारे का सारा, सिर्फ यही यही सारे का सारा अगर आप XML में लिखोगे उसकी शक्ल बिल्कुल ये बनेगी। तो ये थोड़ा सा जारी बात है, लेकिन है स्ट्रक्चर कुछ हद तक। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ ये सारा क्या होता है, ये प्रोग्रामर्स और प्रोग्राम्स का आपस में एक दूसरे से मामला होते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा अच्छा, एक और एग्जांपल जो अपनी तरफ से आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, वो ईमेल है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस करके आए थे कि जो हमारा ईमेल होता है वो भी सेमी स्ट्रक्चर टाइप का फॉर्मेट होता है उसमें मेरे बच्चे। उसमें ऊपर जो सेंडर है, जो फॉर टू, जो फ्रॉम, जो भी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये मेरे बच्चे थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड होती है। और उसमें आगे मेरे बच्चे जो आप फिल कर रहे होते हो, जैसे की वैल्यू बन जाता है, ये भी एक पेयर बन जाता है। और उसके बाद जो बॉडी होती है मेरे बच्चे, वो क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये कहता है कि ईमेल मेरे बच्चे ये भी एक सेमी स्ट्रक्चर की टाइप हो सकती है। उसके बाद सोशल मीडिया मेटा डाटा, इसको आप चाहे रहने दो, गोली मारो, इतनी सारी एग्जांपल बस आपने किताब वाली देनी होती है, ये तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो बेटा सेमी स्ट्रक्चर डाटा इन ई कॉमर्स, कहता है एन ई कॉमर्स कंपनी कलेक्ट डाटा इन सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट। यानी कि जो ई ये होता है ना, जितने कमेंट्स वेंट्स रिव्यूज सारे चाहिए होते हैं ना हमें, जितने यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, जो भी ये आपके हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएवर, ट्विटर ट्विटर, इसके ऊपर जितने रिव्यूज कमेंट्स आ रहे हैं, हम याद है हमने डिस्कस किया था कि हम एपीआई यूज करते हुए उनसे हासिल करते हैं ताकि हम इसका एनालिसिस कर सकें। जब वो हमें मिलते हैं ना, वो हमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं मिलते, या ही या वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, वो इस तरह की लैंग्वेज में मिलते, इस तरह वो हमें सारा डाटा मिलता है। कहता है कि एनी कॉमर्स कंपनी कलेक्ट डाटा इन सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जैसे जैसन और एक्सएमएल में हमें वो डाटा मिलता है एपीआई से जो हासिल करते हैं उनसे। कहता है फॉर कस्टमर ऑर्डर ईच ऑर्डर कंटेन डिटेल लाइक कस्टमर आईडी, जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, वो इस तरह करके हमें वो डाटा प्रोवाइड करता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं। और वैसे भी अपना भी उनका अपना जो वैसे होता है ना, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी अगर वो डाटा वहां से हासिल करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, दो प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी सिस्टम पे बैठे हो, आप उसको कह रहे हो कि पिछले 1 महीने की सेल दिखा दो, वो जो सेल आपको तो सही तरीके से दिखा रहा होगा, लेकिन आगे वो जो सर्वर से आगे लेके आ रहा होगा, उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होगी जहां पे भी, वो सारी मेरे से ये सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो रही होती है। कहता है ईच ऑर्डर कंटेन फलाना फलाना बाय यूजिंग टूल द प्रोसेस जैसन फाइल, जो भी है, द कंपनी कैन क्विकली एनालाइज सेल ट्रेंड्स, ट्रैक कस्टमर प्रेफरेंस, ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो बड़ा ये टैग्स और मार्कर मैंने वैसे ही समझा दिया आपको पीछे। कहता टैग दीज आर एलिमेंट्स विद इन डाटा दैट हेल्प प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड आर मीनिंग टू द इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी ना उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे ये टैग्स और मार्कर्स। इससे पता चलता था कि यहाँ पे नाम ये शुरू होने जा रही है कोई चीज़, यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है, यहाँ पे पुरानी चीज़ लिखी जा रही है। कहता कि फॉर इंस्टेंस टैग्स कैन बी यूज टू लेबल सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट इमेजेस और अदर डाटा, यानी कि कोई एक सेक्शन लिखना हो, जैसे ये आपने नाम लिखना हो तो इस तरह करके आप एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा।
कह रहा है कि मार्कर माइट इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ ए सर्टेन सेक्शंस इन डाटा सेट, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो जो पॉइंट कॉमन शॉमर्स होते हैं, ये मार्कर्स होते हैं। तो मेरे चाहिए, और XML इज ए मार्कअप लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन डाटा, और अनलाइक स्ट्रक्चर डाटा विच इज स्टोर्ड इन टेबल, XML इज फ्लेक्सिबल एंड कैन स्टोर हायरार्किकल डाटा सच एज डॉक्यूमेंट नोट नेस्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह की नेस्टेड होता है, जैसे वो घोंसले को वैसे जो कहते हैं, जैसे ट्री वगैरह बनता हो। अगेन मेरे बच्चे, इन सारी चीज़ों का उस तरह फ़ायदा तो नहीं, लेकिन फिर भी जावा कहता है ये लाइट वेट, आज के दौर में ये ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सटेंसिव इन वेब एप्लीकेशन फॉर डाटा स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया था HTML क्या है, ये वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वेबसाइट वगैरह। लेकिन जो जेसन है और XML है, ये क्या करता है, ये डाटा स्टोर और उसको रिट्रीव करने में आपकी मदद करता है। यानी कि जो डाटा स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, वो इन दोनों लैंग्वेजेस में होता है। बस इतना आपने समझना है। बहुत औखा टॉपिक है, नो डाउट। जितना का आपको बताया सिर्फ उतना याद करना है, उसके अलावा है भी उसमें कुछ नहीं। लेकिन कम से कम यहाँ पे वो जो लंबी चौड़ी इंडस्ट्री वाइज जो भी था, उस चक्कर में नहीं उसने आपको डाला। अगर वो होता तो शायद हमारे लिए वबाले जान बन जाता। उसने सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस ही सेमी स्ट्रक्चर डाटा पे रखा है। उसने किस इंडस्ट्री में कौन सा सेमी स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल होता है, और फिर उसको उसके यूजेज क्या है, इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका एक ही यूज है। एक ही तरह से ये डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, तो इसका है यूज एक। इसके कौन से डिफरेंट यूजेस हैं, क्या रखोगे इसको। तो ये मेरे से मादद के साथ जितना जितना समझ आ गया काफ़ी है, यकीन करना। लेवड़ा, अब दोबारा से आम चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द की, हमारी रोजमर्रा की हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा, देखो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ डाटा डिस्कस की थी, अगर आपको याद है। जब वो पेपर में टाइप्स ऑफ डाटा पूछेगा तो फिर आपने वही बतानी है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और आगे उसके जो 4 सब टाइप थी। जब वो पेपर में कैटेगरीज ऑफ डाटा पूछेगा तो फिर यही आपने तीन में ही रहना है। अब जब वो सोर्सेज ऑफ डाटा पूछेगा तो फिर मेरे से सोर्स के बारे में ही सोचिएगा। तो सोर्सेज ऑफ डाटा की जब हम बात करते हैं तो कहता है डाटा सोर्स कहाँ से, यानी कि डाटा कहाँ से हासिल किया जाता है। डाटा कहाँ से हासिल होता है मेरे से, वो प्राइमरी डाटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है। ये मेरे से प्राइमरी डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जो हमने फर्स्ट हैंड खुद इकट्ठा किया हो, उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा पड़ा हो, उसको अगर हम यूज कर रहे हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी डाटा है। यानी कि सोर्सेज ऑफ डाटा को उसको आगे मजीद बताने के लिए उसने उसको दो कैटेगरीज मेन में डिवाइड कर दिया, कि डाटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जो आपने किसी मकसद के तहत खुद इकट्ठा किया हो, उस मकसद के लिए। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि इस क्लास में आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, कितनों ने नहीं दिया था। आज मैं यहाँ पे खुद पहुंचता हूँ क्लास में, ज्यूम कर, यहाँ पे बैठ के मैं डिस्कस करते हैं, बताओ भाई कल कौन कौन एब्सेंट था, अच्छा फलाना, ताकि मैं तय कर सकूं किस बच्चे के घर में कॉल करनी है, क्या करवाना। तो ये मैं जो डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये प्राइमरी डाटा है, ऐसा डाटा जो मैंने खुद इकट्ठा किया था। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो ऑलरेडी इकट्ठा हुआ पड़ा हो, उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं, बस मेरा डाटा होता है यहाँ पे। मैं इनको कहता हूँ इनके पिछले महीने की अटेंडेंस रिपोर्ट ले आओ, ये पहले इकट्ठी हुई पड़ी है, ये आज के लिए थोड़ी है। तो मैं कहता हूँ कि उससे आज के इनके अगले बिहेवियर का भी पता चलेगा, ये कर क्या रहे हैं, आज ही एब्सेंट हुए हैं या पीछे भी एब्सेंट होते आ रहे हैं। अगर मैं आज खुद चेक कर रहा हूँ आके यहाँ पे, ये प्राइमरी डाटा है। लेकिन मैं पिछले महीने की रिपोर्ट निकलवा रहा हूँ, वो क्या है, वो सेकेंडरी डाटा है, वो ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ। बस इस बात पे पक्का यकीन रखिएगा, ऐसा डाटा जो पहले से इकट्ठा हुआ हुआ वो सेकेंडरी होगा। जो किसी मकसद के लिए, जो अच्छा, वो जब इकट्ठा हुआ होगा उस वक्त भी उसका कोई मकसद होगा, उस वक्त हो सकता है वो प्राइमरी था। लेकिन पुरानी बात है, आज जब पुराना डाटा मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, वो क्या है, वो सेकेंडरी है। और जो प्राइमरी आज मैं इकट्ठा कर रहा हूं किसी मकसद के तहत, वो हमारा क्या होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा। और ये कैसे इकट्ठा करते हैं, सर्वेज एंड इंटरव्यू, जैसे मैं चाहता हूं मुझे पता चले कि मेरे बच्चों के मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं, मैं फीडबैक कनेक्ट करवाता हूँ, अभी पता चलेगा इससे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर, आज मेरे बच्चे मुझे पता चलता है ये पीछे इन्होंने लॉ भी पढ़ा था, इसी तरह की गंदी गंदी बातें की थी, वो भी फीडबैक ले आओ इनका, तो पता चले वो डाटा कौन सा है, वो सेकेंडरी है, पहले से कलेक्टेड। क्या रखोगे इस बात को। डाटा सेकेंडरी डाटा आगे कहता है कि मजीद दो तरह का हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मेरे बच्चे क्या है, इंटरनल डाटा याद रखना, ऐसा डाटा होगा जिसकी मालिक ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो और उसकी मालिक वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डाटा है। यानी कि यहाँ पे CFE का जितना डाटा, ऐसा डाटा जिसका मालिक CFE है, चाहे वो आपकी डिटेल्स पड़ी हो, चाहे फीस डिटेल पड़ी हो, इंप्लॉइज की डिटेल पड़ी हो, या व्हाट्सएवर, जिसकी मालिक CFE है और वो CFE के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि ऑन CFE करता है और उसको यूज भी CFE कर रहा हो और इसके कंट्रोल में हो, तो मेरे बच्चे ऐसे डाटा को क्या बोलेंगे, ये इंटरनल डाटा है। जो सात अल्फाज में कहते हैं चार दीवारी के अंदर का डाटा, ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल है। और इससे बाहर ऐसा डाटा जो हमारी ऑनरशिप ना हो, हमारी मलकियत ना हो, जिसको हम कंट्रोल ना करते हैं, क्या वो ऐसे ही डाटा होगा जो चार दीवारी के बाहर है।
ऐसे डाटा को क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी डाटा है। याद रखना मेरे चाहिए, जो इंटरनल डाटा है, इंटरनल डाटा ये प्राइमरी भी हो सकता है और ये सेकेंडरी भी हो सकता है। ये भी आगे याद रखना, इंटरनल डाटा ना। आज मैं कहता हूं यार जरा हिसाब किताब लगाओ जरा, फौरन हमने डिसाइड करना है कुछ कि एसीसीए को आगे कंटिन्यू रखें या ना रखें। जरा रिपोर्टें तैयार करो, उसका कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं। ये कौन सा डाटा, ये प्राइमरी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। प्राइमरी भी है और इंटरनल भी है, खुद इकट्ठा कर रहे हैं ना उसको एनालिसिस करने के लिए। इसी तरह मेरे बच्चे को कहता है कि अच्छा ऐसा करो, पिछले 6 महीने की, साल की वो रिपोर्टें लेकर आओ, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के लेके आओ। ये क्या है, इंटरनल भी है, इंटरनल भी है और सेकेंडरी भी है। तो यहां पे तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बस प्राइमरी डाटा एक चीज है जो खुद इकट्ठा करे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा डाटा जो आप खुद इकट्ठा कर रहे हो, उसका इंटरनल एक्सटर्नल से कोई रोल ही नहीं, अगर होता तो वो यहां पे बकवास कर देता। यानी कि प्राइमरी डाटा वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये उसकी एक ही तारीफ क्या है उसकी, इंटरनल डाटा की, प्राइमरी डाटा की, जो हमने खुद इकट्ठा किया हो किसी मकसद से। चाहे इंटरनली करें, बाहर से भी करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक्सटर्नल भी इकट्ठा कर सकते हैं, कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ये तो एक्सटर्नल है। लेकिन मेरे से कम हम इकट्ठा तो कर रहे हैं ना किसी मकसद के लिए। तो ऐसा डाटा जैसे सर्वेज हैं, इंटरव्यूज हम लोगों से करते हैं, क्वेश्चन एयर फिल करवाते हैं, इस तरह की चीजें। बाहर हम मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, जो बच्चा गुजरता है किधर जा रहा है, किधर से कर रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, वो है तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनसे, ये डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये बाहर से कर रहा हूँ ना, कि हमारा अपना थोड़ी है कोई इसमें लेना देना। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मैं खुद फर्स्ट हैंड इकट्ठा कर रहा हूँ। ये क्या है, ये प्राइमरी डाटा है। और इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है, बाहर के लोगों से इकट्ठा कर रहा हूँ ना। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? लो बेटा, तो कहते हैं कि सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो पहले से इकट्ठा हुआ हो, और ये मेरे से जैसे कहते हैं इंटरनल डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा हो। और एक्सटर्नल डाटा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। तो यानी कि मेन दो ये हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो खुद इकट्ठा करें प्राइमरी, जो पहले से इकट्ठा हो सेकेंडरी। और ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। याद रखोगे, ये डाटा इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। सेकेंडरी डाटा जरा देखिएगा, क्योंकि ये तो है ही बिल्कुल सेपरेट है, ये तो चीज ही डाटा है। ऐसा डाटा जो खुद इकट्ठा करते हैं वो प्राइमरी है, चाहे इंटरनली कर रहे हो चाहे एक्सटर्नली हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जो सेकेंडरी डाटा है वो कहता है कि जो पहले से इकट्ठा किया हो, कहता है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल क्या है, जो हमारी चार दीवारी के अंदर का हो, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और एक्सटर्नल क्या है, जो बाहर से इकट्ठा करते हैं। तो ये मेरे आपने याद रखनी। ओ, उसको रहने दो, ले लो। कहता है कि डाटा कैटेगरीज वेरियस सोर्सेज फ्रॉम फॉर वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इट्स क्वालिटी एंड रेलिवेंस डिपेंड ऑन हाउ इट इज कलेक्टेड एंड मैनेज। यानी कि डाटा, कहता है कि फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इसकी क्वालिटी एंड रेलिवेंस डिपेंड ऑन हाउ इट इज कलेक्टेड एंड मैनेज। ये दो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर आपने ये देखना हो डाटा की क्वालिटी क्या है, वो आपसे कितना के रेलिवेंट है, तो मतलब से वो डिपेंड करेगा कि उसको कलेक्ट कैसे किया गया और मैनेज कैसे किया गया। जस्ट एग्जांपल, ऐसा डाटा जो आपने खुद कलेक्ट किया हो अपने हाथों से, वो उसमें क्वालिटी अच्छी हो, वो ज्यादा रेलिवेंट होगा। ऐसा डाटा जो पहले से कलेक्टेड हो, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, उसकी रेलिवेंस भी कुछ और होगी। तो इस लिहाज से वो बता रहा है कि डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कहता है कि कई सोर्सेस से इकट्ठा होगा, एंड इट्स क्वालिटी एंड रेलिवेंस डिपेंड ऑन हाउ इट इज कलेक्टेड एंड मैनेज, कि आपने कलेक्ट कैसे किया था उसको। अब अगली बात, इंटरनल है तो कुछ और मामला, एक्सटर्नल है तो कुछ और मामला है, क्योंकि इंटरनल तो हमने खुद तैयार किया होता है, खुद उसका ध्यान रखा होता है, उसकी क्वालिटी क्वालिटी का। एक्सटर्नल में हमारा कंट्रोल थोड़ी था। कहता है कि वी कैन कैटेगराइज डाटा सोर्सेज इनटू 4 प्राइमरी टाइप्स, यानी कि उसने चारों की चारों इकट्ठी करके रख दी। ये अच्छा था, उसने ये ट्री बना के हमें बच्चों को कंफ्यूज किया है, इस तरह का ट्री बना। उसको इस तरह की बस एक लाइन रखनी चाहिए थी कि डाटा क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ज्यादा बेहतर है इस तरह लिखा जाए। कहते हैं 4 प्राइमरी कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं। अब देखो यहाँ पे भी वो 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ डाटा बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। एक्सटर्नल, इंटरनल कौन सा होता है वाला, जो ऑर्गेनाइज, ओए खुद वाला नहीं चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का होता तो खुद ही होगा, या जो भी होगा। और एक्सटर्नल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हो। प्राइमरी क्या है, जो खुद इकट्ठा किया हो। और सेकेंडरी क्या है, नहीं हमारा इंटरनल डाटा हो सकता है, जो हो सकता है हमने खुद कलेक्ट ना किया हो, है।
होता ना कि बात का हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि ज़रा डिस्कशंस करें, ज़रा लोगों के रिव्यूज शिव्यूज लें, इस तरह की चीज़ें, इंडिपेंडेंट होकर चीज़ें वो करें। तो इस तरह जैसे जस्ट एग्जाम्पल वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑडिटर आता है, ऑडिटर आके सारा काम शाम करके, जब वो हमारे घर का थोड़ी है, वो हमारा इंटरनल थोड़ी है, वो सारा हमारे काम करके जाता है। वो काम करके जा रहा हो तो उसको कहते हैं चल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें भी दे जाए, कोई तो हमारे पास भी कुछ रखवा ले। कहने का मतलब कि डिपेंड कर रहा था। खैर वापस आओ, कहता कि डाटा क्वालिटी रेफर्स टू द, अच्छा मेरे ये आगे जाके हम लेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से इसको सीखना शुरू कर दें। कहता कि डाटा क्वालिटी, डाटा अच्छा होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन डाटा में क्वालिटी कब होगी? कोई भी डाटा आपके सामने पड़ा हुआ, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ, ये उनके मान लो कि किसी तरह की हिस्ट्री पड़ी हुई है, आपके मान लो कि फीस की डिटेल पड़ी हुई है। कहता है कि हम चाहते हैं कि इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी डाटा हमारे जैसे होता है ना कि आप पेपर देते हो आई कैप को, आई कैप भी चाहता है कि उसमें क्वालिटी, उसी लिहाज से याद रख लीजिएगा, आई कैप चाहता है कि जो आपका पेपर हो उसमें क्वालिटी कब होगी? जब वो एक्यूरेट होगा, जब आप सही लिखेंगे तो कहेगा बच्चे ने कमाल किया है। देखे तो डाटा ही आते हो ना आप वहां पे, ऐसे ही है ना। आप डाटा देके आते हो वहां पे, और आई कैप देख रहा होता है कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं। और आई कैप को क्वालिटी का कैसे पता चलता है आपके पेपर में? अगर वो एक्यूरेट हो और माशाल्लाह कंप्लीट भी हो। 80% नंबर का किया है, 70 का किया है, फोटे मुंह है। थ्योरी का पेपर, खुदा के बंदो, उसकी सबसे बेस क्या है? आप उसको कम से कम 100 का, या नहीं तो 95 तक तो गिरो। ये 70 70 80 वाले निशई पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। थ्योरी के पेपर में इस तरह के कोई मेरे बच्चे, समझ लो कि अगर खुदा ना खासा इस तरह के कोई करके आ गए, कोई उठेगा कहेगा मैं पास कर लिया था मैंने, वो फिर तेरा तुक्का लग गया है। और दूसरों को बताते हैं, वो दूसरे भी उसी तरह हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। अगर मैं 70 80 नंबर का कर लूंगा, मेरा दोस्त पास हुआ था, हालांकि वो बकवास कर रहा होता है। कौन सा आप उसके पास बैठे थे? यकीन कर लो, ये दोस्तों की जो फीड होती है ना, जो आपको वो फीड कर रहे होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था इसी तरह, वो कहता यार अकाउंटिंग का तो रौला ही को नहीं, 4 एंट्रियां पास करो बंदा पास हो जाए। लो भैया, मैं बुरी तरह फेल हुआ था। मैं सारा दिन इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ता था। उस वक्त मॉड्यूल बी में हुआ करते थे इकोनॉमिक्स। मैं सुबह से शाम तक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, बी लॉ पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग का मैंने कहा कि कौन 4 एंट्रियां पास करूंगा मैं, पास हो जाऊंगा। तो सत्यानाश हो गया मेरे बच्चे। इसलिए बड़े ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर, जो पेपर दे के आए हो उसमें क्वालिटी कब होगी? अगर एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो और रायबल हो, भरोसा किया जा सकता हो, यानी कि जो सवाल हो वही जवाब हो। माशाल्लाह सवाल गंदम जवाब चना, तो उस तरह का मामला ना हो, और रेलिवेंट भी हो। यानी कि जिस तरह का वो यानी कि जो हो सही हो और रेलिवेंट भी हो, क्वेश्चन से रेलिवेंट और टाइमली। जारी बात है कि 3 घंटे में ही आपने करना है, टाइम हो गया था। यानी कि ऐसा डाटा जो सही मिले, कंप्लीट मिले, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और आपके मकसद से रेलिवेंट हो और आपको टाइमली मिल गया हो, वो डाटा, उसमें क्वालिटी होगी। जैसे खुदा ना खासा वैसे ही अगर मैं बात करूं कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिली, कंप्लीट मिली, रिलायबल सोर्सेज से मिली, कि इंडिया के जहाज उड़ गए हैं भैया, अब वो आपकी तरफ आने वाले हैं, वो यहाँ पे कुछ टारगेट को निशाना बनाएंगे, उसी वक्त फौरन हमारे जहाज आसमान पे, हमने दावा किया कि 5 गिरा दिए हमने, फिर 6 हुए। अल्लाह भला करे, डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्पोक्स पर्सन वो 8 तक ले गया है, और उम्मीद है कि वो 60 70 तक पहुंचा ही देगा हमें, जब तक उसका टेन्योर खत्म होगा। तो कह रहा है कि खैर हाई क्वालिटी डाटा, अब देखो मेरे ये यहीं पे याद रख लेना, ये पढ़ना, आगे पूरा टॉपिक पढ़ना आपने, डाटा क्वालिटी। कहता है कि देखो जो डाटा क्वालिटी का कैसे पता चलता है आपको, ये चीजें आप याद रखेंगे। याद है बचपन में आप पढ़ते थे ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, फलाना फलाना। तो इसी तरह मेरे बच्चे ये भी आपने याद रखने हैं। मेरा ख्याल है कि आई के अंदर वो भी आपने याद कर लिया होगा, और आज भी याद होगा आपको, ऐसे ही। कहता है कि हाई क्वालिटी डाटा इंश्योर बेटर एनालिसिस, अच्छा डाटा होगा तो एनालिसिस अच्छा कर सकेंगे, अच्छा फैसला होगा, और कंप्लायंस, और जाहिर बात है लीगल कंप्लायंस भी हमने पूरी करनी होती है मेरे बच्चे। अगर डाटा हमारा कंप्लीट होगा, एक्यूरेट होगा, तो लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे होता है ना कि ये कानून भी कहता है, कंप्लीट के अंदर लिखा हुआ कि डाटे से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, इनके सही हों, जिस तरह आपकी कंपनी के मामला हैं उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। ये कानून की रिक्वायरमेंट है, यही तो ऑडिटर वो भी देखने आता है। जहां पे वो बाकी मामला देख रहा होता है, वहां पे ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी देखता है कि कानूनी रिक्वायरमेंट भी आप पूरी कर रहे हो कि नहीं, स्पेशली इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। कहता है कि पूरा डाटा क्वालिटी, जैसे सच एज मिसिंग वैल्यूज, अब कोई बंदा आपसे पूछ ले कब कहेंगे डाटा क्वालिटी नहीं है, चाहे उन्हीं चीजों को ऑपोजिट कर दीजिएगा, इनएक्यूरेट हो, उसके बाद दूसरा कहता है इनकम्प्लीट हो, अनरिलायबल हो, नॉट रेलिवेंट हो, अनटाइमली हो, अन तो नहीं होता वैसे, नॉट टाइमली हो, जो भी हो। तो इस तरह के अल्फाज बोल दो, तो इससे क्या होगा, डाटा की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप उसके बताए हुए अल्फाज याद रखना। कहता है कि कब डाटा पुअर क्वालिटी का होगा? जब उसमें वैल्यूज मिसिंग हो,
यानी कि मान लो कि एक बच्चे ने फीस जमा करवा रखी है, उसकी एक इंस्टॉलमेंट उसमें ऐड ही नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। इसका मतलब हमारा जो डाटा है वो क्या है, वो पुअर क्वालिटी का है, उसमें सारी चीजें ऐड ही नहीं। और या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि बड़ा पुराना है। और आज जब होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी, याद है इंश्योरेंस कंपनी हमने डिस्कस किया था, वो रिस्क एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर डाटा अनस्ट्रक्चर डाटा, वो सारा उनके मकासद पढ़ के आए थे पीछे। उसकी जो हिस्ट्री है किसी, उसकी अनस्ट्रक्चर डाटा में हम कहते थे, उसकी जो हिस्ट्री है किसी कोई बंदा मेरे पास आया इंश्योरेंस करवाने, लाइफ इंश्योरेंस, अब मैं चेक नहीं करूंगा कि उसको कोई बीमारी शिमारी ना हो। अच्छा, मैंने अपने सिस्टम में उसका नाम एंटर किया, जो पहले मेरे पास डाटा आ रहा था उसमें माशाल्लाह ये बिल्कुल तंदुरुस्त सब कुछ है, ये पिछले साल का डाटा है मेरे पास। अब वो मेरे पास आया जब वो इलाज करवाने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, मैंने उसी सिस्टम से चेक किया, मैंने कहा ये फिट है बंदा, कोई नहीं, कम उसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर भी इसकी इंश्योरेंस कर देते हैं। जब सारा कुछ हो गया, उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं हाथ से लगी, और खुदा न खासा वो आखिरी लम्हात जी रहा है, उसको जो भी बीमारी थी वो आखिरी स्टेज पे थी। खुद सोचें कि वो आउटडेटेड डाटा का कितना नुकसान हुआ है। जैसे वो होता था कोई बंदा गाड़ी का वो करवाने आया था कि इसका वो कर दो, इंश्योरेंस कर दो एक्सीडेंट वगैरह की। तो मैंने उसका देखा पिछले साल तक उसको कोई उस ना गाड़ी थी, ना लैंड, ना देना, उसके नाम पे कोई एक्सीडेंट था। मैंने कहा बड़ा साफ सुथरे तरीके से गाड़ी चलाता है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका। लेकिन डाटा पिछले साल था, उसने अगले साल जबकि वो गाड़ी ली, वो 20 दफा एक्सीडेंट किया था उसका। वो डाटा अगर पहले मेरे पास अवेलेबल होता तो मेरा डिसीजन कुछ और होता। तो कहने का मतलब ये आउटडेटेड डाटा, जाहिर बात है इससे आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ये खराब होती है, कैन लीड टू एरर्स इन रिपोर्टिंग, फ्लॉड इनसाइट एंड रेगुलेटरी इश्यूज। जाहिर बात है कानूनी लिहाज से भी आउटडेटेड डाटा किसी काम का नहीं होता। बात करता अगर कानून कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन मुझे आज अभी चाहिए, तो फिर आज अभी की ही प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा ये खैर यहाँ पे लिखा है, कहता है कि इंटरनल डाटा सोर्सेस कौन कौन से होंगे। इंटरनल डाटा सोर्सेज कम फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज यूजुअली स्पेसिफिक टू इट्स ऑपरेशन। जैसे हमने डिस्कस, इंटरनल डाटा क्या होता है वाला, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो और अपने मुकासद के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, या एचआर का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, फाइनेंस का डाटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, एचआर प्रोडक्शन का डाटा प्रोडक्शन के लिए। इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड एंड मैनेज थ्रू इंटरनल सिस्टम। इसमें कहता है देखो, बात का हम किसी मकसद के साथ फॉरेन डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं इंटरनल, वो कौन सा होगा, वो प्राइमरी होगा। कह रहा कोई ऐसा डाटा भी होगा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ये कौन सा होगा, ये सेकेंडरी होगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल में प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है। कहता है कॉमन एग्जांपल कौन सी है, कहता है सेल रिकॉर्ड, ए कंपनी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ट्रैक एवरी ट्रांजैक्शन। याद है कि सेल हमारी शुरू कहां से होती है, जब पॉइंट ऑफ सेल में वो जब बारकोड रीडर के सामने हम कोई चीज गुजार के रखते हैं तो समझो सेल रिकॉर्ड होगी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस से। अब मेरे बच्चे कहता है कि इसका सारा रिकॉर्ड, और प्रोवाइडिंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, प्राइसेस एंड कस्टमर परचेज, किसने खरीदी, कब बिकी, कितनी बिकी, क्वांटिटी, सारी ये रिकॉर्ड, ये भी मेरे बच्चे हमारा क्या इंटरनल डाटा। और इसी तरह इंप्लॉय का डाटा जितना भी एचआर में पड़ा हुआ, उनकी कब किसने ज्वाइन किया, कब मान लो कि उसके रोल्स क्या हैं, सैलरीज क्या हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज, तो ये सारा मेरे बच्चे डाटा क्या है, ये इंटरनल डाटा है। ये पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, ये बच्चों वाली बात होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। बेटा एक्सटर्नल डाटा कौन सा है, ऐसा डाटा जो बाहर से इकट्ठा किया। कहता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स, जैसे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी होते हैं। अब थर्ड पार्टी में इसकी, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कौन से, ऐसी एजेंसीज जिनका काम ही डाटा इकट्ठा करना होता है और वो डाटा बेचती हैं। उनके पास जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट तरह का डाटा अवेलेबल होता है उनके पास, कि भैया ये डाटा है, होता है ना कि हमने कोई फैसला करना है, हमने कोई कारोबार शुरू करना है, हमने फलाने इलाके में जाके कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हम चाहते हैं वहां पे पता तो चले, वहां पे कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स का हमें पता चले, लोग किस तरह के हैं, उनकी इनकम क्या है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किस तरह की चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, हमें पता तो चले। उसके बाद आगे हम वहां पे अपनी कोई ब्रांच ओपन करेंगे। होता है ना कि बात आप कहेंगे गवर्नमेंट की जो ब्रांच है वो फलाने इलाके में भी जाकर पहले चेक तो कर लो वहां पे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, क्या वहां पे लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं भी कि नहीं, या उनको बस जो चीज मिले वो खाने वाली हो वो खा जाते हैं, उनको कोई दिक्कत, बस मीठी होनी चाहिए। मिठाई तो सारी मीठी होती है, नाम ही उसका मिठाई है तो मीठी होगी, जिस मर्जी दुकान से ले लो। आधा फर्क है रेट्स का, आधा, और कुछ तो आधे से भी ज्यादा है, वही रसगुल्ले हैं, लेकिन रेट्स क्या है, वो आधे से ज्यादा। तो कुछ लोग इसमें तमीज करते हैं और कुछ लोग तमीज नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं इससे। खुश्क दूध का बना हुआ गुलाब जामुन है या ओरिजिनल का बना हुआ है, इससे किसी को, हालांकि उसके रेट में जमीन आसमान का फर्क है, अब आपको इससे क्या, क्योंकि अगर आप पास होते, आप यहाँ पे खुशी में कोई रसगुल्ले कोई गुलाब जामुन लेकर आते, मैं फिर आपको बताता ये खुश्क दूध से बने हैं या ओरिजिनल से बने हैं, लेकिन फिलहाल तो इसकी नौबत नहीं आई। ले बेटा, ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कौन है, डाटा कहता है निल्सन पाकिस्तान, ये भी मेरे जो प्रोवाइड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रिटेल ऑडिट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर डाटा, ये भी कुछ जगहों पे बता रहा होता है कि यहाँ पे इस इलाके में किस तरह की चीजें सेल होती हैं, किस तरह की लोग चीजें खरीदते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
इस तरह गैलप सर्वे जो होते हैं, गैलप वाले, ये खाली सर्वे इलेक्शन के ही नहीं करवाते, ये बाकी सर्वेज भी करवाते हैं। ये भी हैं इप्सोस, पाकिस्तान की इप्सोस इसी नाम से पूरी दुनिया में काम करती है। इप्सो फैक्टो, ये लफ्ज लातीनी उसी से निकला हुआ, लेकिन ये भी मेरे, ये डिफरेंट तरह के थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं जो डाटा हमें इकट्ठा करके किसी चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करते हैं। इस तरह मेरे से गवर्नमेंट एजेंसीज में अगला लफ्ज क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो डिफरेंट तरह के स्टैट्स शेयर करते रहते हैं आपसे, मुल्क में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फलानी 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 चीज़ क्या है, किधर जा रही है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देता है अपनी वेबसाइट। और सिक्योरिटी एससीसीपी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं आपको, ये एक्सटर्नल सोर्सेस है। उसके बाद पब्लिक एंड ओपन डाटा सोर्सेज भी होते हैं, और यानी कि ऐसा डाटा जो मान लो कि ये नहीं कि ऑन करके उसको बेच रहा हो, लेकिन अवेलेबल होते हैं ओपनली। कहता है कि ओपन डाटा पाकिस्तान का पोर्टल भी है, उसमें आपको डिफरेंट तरह की कोई नई नई जो चीज़ें आ रही हो पाकिस्तान के अंदर, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट डाटा सेट ऑन हेल्थ एजुकेशन पॉपुलेशन, वहाँ पे पता चल रहा था पाकिस्तान की आबादी क्या है, हेल्थ के मामला। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिकेशन, वो भी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और इंटरनेशनल एजेंसीज ओपन डाटा जो भी है, आईएमएफ से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक, इस तरह का। दोबारा देखो मेरे से, कहता है एक्सटर्नल डाटा कम फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स और इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन सी शामिल होगी, उसमें कौन कौन से हैं, थर्ड पार्टी भी है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, और पब्लिक सोर्सेज भी हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डाटा क्या है? मार्केट रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परचेज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जैसे हम चाहते हैं कि सीए की मार्केट में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। अब हम सारा दिन क्लासेस में बैठे रहते हैं, एडमिशन ऑफिस में जाते हैं, वहां पे वो हमसे सवाल कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। हालांकि उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे उस तरह का उतने एक्टिव लोग नहीं हैं। तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं, अच्छा फलाना अब क्या होगा, फलाने यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बात का हम, मैं उनको डांट भी देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस रोल में था, और मैं तो अभी भी उस रोल में ही रहता हूँ क्योंकि मुझे वो रोल पसंद है, तो कम से कम मैं उसकी सारी खबर रखता था कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अदरवाइज तो मेरे बच्चे, अगर आपको आपके कंपेटिटर का नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो। तो कंपेटिटर का आपको पता होना जरूरी है, और ये ना कहें कि ये कोई बुरी बात है, ये कारोबार के लिए अच्छी बात है। और ये नहीं कहता कंपेटिटर के बारे में फिर बुरा सोचो, उसको नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है ताकि आप भी अपनी चीजें बेच सकें, ये उस लिहाज से जरूरी है। इस लिहाज से जरूरी नहीं कि खुदा ना खासा देखें सर किसी के घर में झांकना जरूरी नहीं है, ये तो गुनाह है, हम झांक थोड़ी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसका नहीं पता करोगे तो खुदा ना खासा जिस तरह कोडक गैप हुए, नोकिया गैप हुए, उस तरह हम भी नोकिया बन के रहे थे। तो कहता है कि इस तरह की मेरे बच्चे रिसर्च रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। पता चला कि बच्चे ऑनलाइन जा रहे हैं, सर शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हमें पता चल गया सर्वे करके इस तरह का एक्शन डाटा से। और कस्टमर डेमोग्राफिक्स, अच्छा जो सीए का कॉलेज, हम कहते हैं कोई फलाने एरिया में जाके सीए का कॉलेज खोल दे, कोई फायदा नहीं सर है, वहां पे इस तरह का कोई रुझान ही नहीं, लोगों का तालीम का रुझान नहीं, कम से कम इस फील्ड का रुझान नहीं। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक याद है ना, किसी खास एरिया में वहां पे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, कि लोग किस तरह के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पैसे वाले हैं, गरीब हैं, इस तरह का डाटा इकट्ठा करना, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर। एंड कंपेटिटिव लैंडस्केप्स, वही बात कि हमारे कंपेटिटर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, लैंडस्केप में जितने फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और एग्जांपल 2 में सोशल मीडिया कहता है कि एपीआई आपको अलाउ कर देती कि आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एपीआई दैट अलाउ कंसिडर गैदर डाटा ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। ये जितना हमें सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, आप कहेंगे नहीं नहीं सर आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे फेसबुक लॉग इन किया है और यहाँ पे कमेंट नजर आया आपको, ये तो सीएफई के अंदर है ना, तो ये तो इंटरनल हो गया। नहीं है, हाँ हम तो पता नहीं किस कोने में बैठा हुआ बेचारा, किस हाल में बैठा हुआ, और वो कमेंट कर रहा है। बैड मेंशंस एंड पब्लिक ओपिनियन जो भी है, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने इसको पढ़ के आना। मादत ये थोड़ा सा इसको वो यहाँ पे स्लो डाउन कर दिया, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा था उसमें स्पीड पकड़ी नहीं जा सकती, हालांकि खत्म हो सकता था। मंडे को टेस्ट होगा इंशाल्लाह, पहले क्लास होगी, क्लास के बाद वो टेस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। उस वक्त तक आप ये सारा, क्योंकि हमारा खत्म हो चुका होगा चैप्टर नंबर 1, तो मंडे को इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 का नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा थ्रू गूगल क्लासरूम। और सर गूगल क्लासरूम का इन बच्चों को भी जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और मेरे बच्चे